अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो सिलेबस कैसा है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इन अपडेटेड सिलेबस। तो आप लोगों के जो आगे एग्जामिनेशन आएगा वो कैसा करके आएगा, कितना कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर है, आप लोग कितने सेटिस्फाइड हो अपने हार्डवर्क के लिए, अपने एफर्ट्स के लिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक्सट। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं 2023 का जो सेकेंड ईयर का जो पैथोलॉजी एग्जामिनेशन हुआ था, सेमेस्टर एग्जामिनेशन हुआ था फॉर सेकेंड ईयर DMLT एग्जामिनेशन इन ओडिशा बोर्ड। तो वो वाला जो क्वेश्चन था वो मेरे पास आके पहुंच गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को भेजा था। तो मैंने सोचा कि बाकी जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जो फर्स्ट के स्टूडेंट हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अपडेटेड सिलेबस के थ्रू कैसा सेमेस्टर में एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि वहाँ पे भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स की तरह क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग उठा सकते हो कि हाँ इससे क्वेश्चन आ रहा है अभी अपडेटेड सिलेबस के साथ, और आगे कैसा क्वेश्चन आएगा। तो फिर चलिए चलते हैं गाइज, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, क्योंकि इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलती रहती है और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहती हूँ। ठीक है, फिर चलिए चलते हैं, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 पे, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, राइट इन डिटेल्स अबाउट द सहालिस मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन अंडर द हेडिंग ऑफ procedure, advantages, disadvantages of the procedure। क्वेश्चन 1 है, फर्स्ट 4 मार्क देन 8 मार्क्स देन 4 मार्क देन 4 मार्क, होल टोटल एक क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स और स्टेप मार्किंग के हिसाब से आप लोगों को मिलेंगे मार्क्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, तो आप लोगों को पता होगा सहालिस में आप लोग करते हो ऑक्सो हीमोग्लोबिन में एस्टिमेशन, CNO-मेथ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन आप लोग करते हो कलरीमीटर में, फोटो कलरीमीटर में, और बाकी जितने भी सारे हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हो उसको आप लोगों को लिख लेना है। बाकी राइट इन डिटेल्स अबाउट द सहालिस मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, सहालिस एस्टिमेशन जो करते हो आप लोग कैसे करते हो, इसका प्रोसीजर क्या रहता है, इसको लिखना है। इसको लिखने के बाद आप लोगों को मिलेंगे इसके लिए पूरे 8 मार्क्स मिलेंगे, उसके बाद 4 मार्क्स मिलेंगे। हाँ, और कैसे लिखना है, अंडर द हेडिंग ऑफ फर्स्ट प्रोसीजर लिखोगे, उसके बाद आप लोगों को एडवांटेजेस लिखना है, कैसे मतलब चीप, इट इज़ वेरी चीप, मतलब इजीली अफोर्डेबल, सब हर लैब अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी होता है इसका। डिसएडवांटेजेस क्या होता है तो बताइए थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में मेरे को। डिसएडवांटेजेस होता है सहालिस का कि आप लोगों का कलर मैचिंग आप लोग करते हो अपने आँखों से। तो मेरे को जो ब्लैक कलर दिखता है और किसी को थोड़ा सा कार्बन ब्लूइश ब्लैक दिखेगा और थोड़ा सा किसी को थोड़ा सा फेडेड दिखेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन। तो आप लोगों को कॉलरीमीटर में क्या होता है, कॉलरीमीटर में आप लोगों को पूरे 0.1 0.2 डिफरेंस करके भी आप लोग कर सकते हो। तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर, सो इसीलिए आइडियल होता है हमारा कॉलरीमेट्रिक मेथड जो होता है आप लोग का CNO-मेथ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन जो होता है, दैट इज़ आइडियल मेथड। अभी तो फिलहाल डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर भी आ गया है, और उसके बाद आप लोग CBC मशीन जो आता है, कंप्लीट ब्लड काउंट मशीन आता है, उस पर भी आप लोग कर सकते हो हीमोग्लोबिन हो, चाहे आप लोगों का MCV, MCH, MCHC, RDW, ये सारी चीज़ें आप लोगों को CBC रिपोर्ट में डायरेक्टली पूरा सब कुछ आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 1 का B में आप लोगों को पूछा था, डिफाइन फिक्सेशन, क्लासीफाई फिक्सेटिव्स बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर। बेसिकली फिक्सेशन क्या होता है, फिक्सेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को फिक्स करना। क्या हम लोग फिक्स करेंगे, हमारा जो यहाँ पे जो होता है हमारा लेबोरेटरी में मेनली हमारा जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब होता है, वहाँ पे हम लोग क्या फिक्स करते हैं, टिश्यू सेक्शन जो भी आता है बायोप्सी के लिए या फिर ऑटोप्सी के लिए, उसको हम लोग फिक्स करते हैं। किससे फिक्स करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मल्डिहाइड। मेनली 40% फॉर्मल्डिहाइड यूज़ होता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मलिन, और फॉर्मलिन का हम लोग यूज़ करते हैं 10% फॉर्मलिन वी आर यूजिंग फॉर फिक्सेशन। ठीक है, तो ये रहता है आप लोगों का फिक्सेशन। तो ये डिफाइन फिक्सेशन हम लोग क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट ऑटोलिसिस एज वेल एज प्यूट्रिफिकेशन। बैक्टीरियल ऑटोलिसिस हो सकता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू हो सकता है, या फिर प्यूट्रिफिकेशन हो सकता है। बैक्टीरिया टिश्यू को स्मीयर को, बैक्टीरिया जो होते हैं वो टिश्यू सेक्शन को लाइज कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो इसीलिए वगैरह जो होता है अपना जो ओरिजिनल स्टेट होता है ये इसका चेंज हो सकता है। That's why we are fixing the tissue section so that it will prevent this from putrefaction as well as autolysis, or it will remain in its original state. It will not change its original state, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि abnormal cells और the tissues are there or not। ठीक है, इसलिए
लोग फिक्सेशन करते हैं और क्लासिफाई फिक्सेटिव दिया गया है, उसको लिखना है फिक्सेटिव का क्लासिफिकेशन। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ एन आइडियल फिक्सेटिव। तो आइडियल फिक्सेटिव का जो होता है आप लोगों का फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, जैसे कि ये चीप होना चाहिए, इजीली अफोर्डेबल होना चाहिए और बाकी उसका केमिकल नेचर हार्म ना करता हो, और उसके बाद क्या होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज प्रिवेंट ऑटोलिसिस एज वेल एज पेट्रिफिकेशन विच इज द मेन थीम फॉर द फिक्सेटिव। ठीक है, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर्मेलिन। तो यहाँ पे ये पूछा है राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मेलिन फिक्सेटिव। एडवांटेजेस तो बहुत ही चीज़ें हैं, जैसे कि चीप है, अफोर्डेबल, इजीली अफोर्डेबल है, जैसे कि सबका फिक्सेटिव का एक जो आइडियल होता है ये फिक्सेटिव होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है, दिस इज ए आई इरिटेंट। अगर फॉर्मल्डिहाइड या फिर फॉर्मेलिन को आप लोग जार को ओपन करके रखोगे तो ये क्या होता है, ये अपने आंखों को इरिटेशन देता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग ओनियन काटते समय आप लोग रो देते हो ना, तो इसीलिए ये दिस इज आई इरिटेंट एक्चुअली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेजेस है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी पे पूछा है व्हाट इज साइटोलॉजी। कितना ईजी सा सवाल है, आप लोग देख सकते हो कितना सा ईजी सा सवाल है। व्हाट इज साइटोलॉजी, व्हाट इज साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज साइटोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज टिश्यूज। तो स्टडी ऑफ histopathological sections or tissue sections, that is called as histology. Write in brief about the collection, fixation, staining, procedure of pap smears. Write the advantages of pap stain. 2 + 4 + 2 + 8 + 4 = 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा है साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी के पूरे चैप्टर को बस एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ लिया है, पूरा इन डिटेल अगर आप लोगों ने साइटोलॉजी को पढ़ा होगा पूरा बिल्कुल इसको अच्छे से एग्जाम में आप लोग लिख ले होगे। तो व्हाट इज साइटोलॉजी, तो हम लोगों ने बात कर लिया। कलेक्शन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेनली जो होता है साइटोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी आप लोगों को समझना पड़ेगा पहले ये। तो साइटोलॉजी कौन से चीज़ को हम लोग टेस्ट करते हैं, कौन सा चीज़ हम लोग कलेक्शन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन हम लोग क्या करेंगे, पहला तो हो गया हम लोग जैसे कि साइटोलॉजी होता है 2 टाइप से। पहला तो होता है आप लोगों का एक्सपोलेटिव साइटोलॉजी, दूसरा होता है इंट्रावेनस साइटोलॉजी, दैट इज अदरवाइज कॉल्ड एज, आप लोग बोल सकते हो उसका एग्जांपल है एफएनएस और फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। थोड़ा सा साइटोलॉजी के बारे में देख लेते हैं आई गेस। तो एक्सपोलेटिव साइटोलॉजी क्या होता है, इसका मतलब होता है जो भी सेल्स, द डेड सेल्स विच आर सेड इन आवर फ्लूइड, जैसे कि हमारा बॉडी में कैसा होता है, कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ल्यूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, असाइटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड जो बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, बाल फ्लूइड और ब्रोंको एल्वेओलार लैवेज फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। ये सारे फ्लूइड जो होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्लासेस अटेंड किया होगा आप लोगों को पता होगा ये सारे फ्लूइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये चीज़ों के बारे में आप लोगों को नहीं पता तो साइटोपैथोलॉजी का एक पूरा प्लेलिस्ट में नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग पूरा अच्छे से उसको जाके देख लीजिए। साइटोपैथोलॉजी आप लोगों का पूरा जो है क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहता है आप लोगों का इंट्रावेनस साइटोलॉजी में आप लोगों का जो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी रहता है, और उस पर हम लोग बाय यूजिंग एस्पिरेटर वी कलेक्ट द सैम्पल्स। कहाँ से सैम्पल कलेक्शन करते हैं। पहला जो आप लोगों का एक्सपोलेटिव साइटोलॉजी होता है उसमें हम लोग कलेक्शन, जैसे कि जो फ्लूइड मैंने बताया वो फ्लूइड जो होते हैं डेड सेल्स उसमें सेड अप होके गिर जाते हैं, तो उसको वो पहले डायरेक्टली हम लोग उसको कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको फिक्स करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको टेस्ट स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोपी कर लेते हैं। ये एक चीज़ हो गया। सेकेंड चीज़ ये होता है आप लोगों का, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है एक्सपोलेटिव साइटोलॉजी के बाद हमारा होता है इंट्रावेनस साइटोलॉजी, जो कि आप लोगों का होता है एफएनएससी। एफएनएससी में हम लोग क्या करते हैं, बाय यूजिंग एस्पिरेटर वी कलेक्ट द सैंपल्स। कहाँ से सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं, कहीं पे भी अगर इन्फ्लेमेशन हुआ हो, कहीं पे भी अगर आप लोगों का इन्फ्लेमेशन हुआ हो, इट मे बी इन योर फेस, इट मे बी इन योर चेस्ट, इट मे बी इन योर फीट, कहीं पे भी अगर एक्स्ट्रा इन्फ्लेमेशन आप लोगों को देयर मतलब सोलन पोजीशन का रहता है एंड दैट इज सॉफ्ट इन नेचर, तो उसको मेनली डॉक्टर जो होते हैं ये प्रेस्क्राइब कर लेते हैं थोड़ा सा एफएनएससी करने के लिए। आप लोगों को एक ही दिन में रिपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, 2-3 घंटे के अंदर आप लोग स्टेन करके माइक्रोस्कोपी कर सकते हो। इसके भी एडवांटेजेस हैं, इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। पूरा हम लोग इन डिटेल बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उसके बारे में लेक्चर जो है ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट जो हमारे जो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों का लिखने के लिए। और नेक्स्ट आप लोगों को पूछा है स्टेनिंग ऑफ प्रोसीजर ऑफ पाप स्मीयर्स। तो पाप स्मीयर जो होता है, पापा निकोलाउ स्टेनिंग, मतलब जो साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कवर किया, डॉक्टर पापा निकोलाउ जिन्होंने इसको किया था डिस्कवर, इसके नाम से पाप स्मीयर और पाप स्टेनिंग होता है, जिसमें हम लोग मेनली हीमोटॉक्सिलिन एज वेल एज OG6 और उसके बाद ईओसिन
ये जो होता है ये 36, ये 50, ये 65 डिपेंडिंग अपन द कंसंट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जो होता है, ये 3 स्टेन जो होता है मेनली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर पाप स्टेनिंग। पाप स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या रहता है, क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता है, जाके देख लीजिए वीडियो, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का पाप स्मीयर होता है। पहले आप लोग फिक्स करोगे, 95% इथाइल अल्कोहल पे आप लोग फिक्स करते हो। उसके बाद आप लोग हिमोटॉक्सिन यूज़ करते हो, दैट विल स्टे इन द न्यूक्लियस, एंड उसके बाद आप लोग OG6 यूज़ करोगे। और उसके बाद योसिन, ये जो होता है योसिन एज्योर रहता है 36 मेनली जो यूज़ करते हैं हम लोग, उसको आप लोग यूज़ करोगे। दैट इज़ ए पॉलीक्रोम स्टेन, ठीक है। तो पॉलीक्रोम स्टेन क्या होता है, मतलब वेराइटी ऑफ कलर्स रेड तो मैं प्रिपेयर ए स्टेन दैट इज कॉल्ड एज पॉलीक्रोमेटिक स्टेन। तो ये रहता है आप लोगों का पापा निकोलाउ स्टेन। बाकी उसका एडवांटेजेस पूछा है, तो पाप स्टेन का एडवांटेजेस ये रहता है कि इट विल शो यू द क्लियर साइटोप्लाज्मिक पर्सन जो होता है, ये अच्छे से आप लोगों को दिखाई देगा। इट विल ऑल्सो स्टेन द केराटिन, और ये बहुत सारे उसके एडवांटेजेस है जो चीज़ों को आप लोगों को लिखना है इफ़ यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, राइट। तो ये रहता है आप लोगों का, इसमें से 3 क्वेश्चन दिया था जिसमें 2 अटेंड करना था आप लोगों को, 40 मार्क्स का 20 × 2। ऐसा नहीं कि आप लोग किसी की चीज़ के बारे में आप लोग पूरा उसका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आप लोग लिख रहे हो। स्टेप मैथ जितना लिखोगे उतना मार्क्स ही आप लोग को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन जो था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन NE5 आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट दिया गया है ABO ब्लड ग्रुपिंग। ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा कहाँ पर प्रेजेंट होता है। RBC के सरफेस के ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, और सबका जो होता है इंडिविजुअल डिफर्स, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है, और ABO ब्लड ग्रुपिंग जो हम लोग करते हैं सब लोगों का होता है जो लाइफ में इसका चेंज नहीं होता, ये हमेशा एक ही रहता है। तो ये सारी चीज़ों को कौन से साइंटिस्ट ने ABO ब्लड ग्रुपिंग डेवलप किया था, ये सारे आप लोग 10 मिनिमम पॉइंट ऐड करके इसको आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में आप लोगों को पता होना बिल्कुल चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों का HE स्टेनिंग के बारे में पूछा है, जो कि हिस्टोपैथोलॉजी का पूछा है, हीमोटॉक्सिन एंड यूसिन स्टेनिंग। तो उसका प्रोसीजर आप लोगों को लिखना है। पहले तो आप लोगों को प्रिंसिपल लिखना है, उसके बाद प्रोसीजर लिखना है। अगर ये चीज़ को भी आप लोगों को नहीं पता है, हिस्टोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग पूरे जाके अपना जो क्लैरिटी है, पहले कंसेप्ट को, जैसे कि मैं ऑलरेडी बोलती हूँ, सब हमेशा बोलती हूँ, कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना बिल्कुल चाहिए। ये तो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करें, पहले आप लोगों को थ्योरी भी तो पता होना चाहिए ना, तब भी ना जाके आप लोग क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो HE स्टेनिंग यही होता है, हीमोटॉक्सिन एंड यूसिन स्टेनिंग होता है। हीमोटॉक्सिन जो होता है दैट इज अ न्यूक्लियर स्टेन, इट विल स्टे इन द न्यूक्लियर पर्सन ऑफ द सेल, whereas यूसिन जो रहता है दैट इज द एसिडिक डाई, and it will stain the basic part of the cell, that is the cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म को स्टेन करेगा यूसिन, whereas न्यूक्लियस को स्टेन करेगा हीमोटॉक्सिन। This is why, that's why this is called as Romanovsky stain. The acidic part of the dye will stain the basic part of the cell and vice versa. तो ये HE स्टेनिंग आप लोगों को लिखना था पूरा इन डिटेल, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, और उसके बाद HE स्टेनिंग होने के बाद क्या कैसा दिखता है। उसके बाद डोनर सिलेक्शन, कितना सही सा एक मतलब क्वेश्चन दिया है। डोनर सिलेक्शन, डोनर का आप लोग सिलेक्ट कैसे करोगे, उसका एज, हाइट, वेट, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, उसका STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह टेस्ट करके, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस वगैरह, ये सारी चीज़ों को चेक करके ही आप लोग एक डोनर को सिलेक्ट करोगे। ऐसा नहीं कि ये तो सुंदर सा दिखता है, इसको ही मतलब सिलेक्ट किया जाए, या फिर इसी को तो कुछ भी डिजीज़ नहीं है, क्या ही टेस्ट करें, इसको तो कभी कुछ होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। हीमोग्लोबिन, वेट, उसके बाद मेनली हीमोग्लोबिन देखा जाता है, उसके बाद वेट देखा जाता है, और उसके बाद आप लोगों का मेनली कौन सा STD के बारे में जो टेस्ट, जैसे कि HIV का हो गया, हेपेटाइटिस के वगैरह का हो गया, ये सारी चीज़ों को दिखाया मतलब टेस्ट किया जाता है व्हेन यू आर स्क्रीनिंग फॉर ए ब्लड डोनर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को लिखना था। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो आगे ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, देखो ब्लड बैंक से थोड़ा सा मेरे को लगता है जैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गया है। ABO ब्लड ग्रुपिंग भी आया है, डोनर सिलेक्शन, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिसीजेस, होम्स टेस्ट, ये 4-5 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन पूरा ब्लड बैंकिंग इम्यूनोहेमेटोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन के बाद जो डिजीज आप लोगों को ट्रांसमिट होता है फ्रॉम डोनर टू रिसीवर, दैट डिजीजेस आर कॉल्ड एज ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसीलिए एक डोनर को सिलेक्ट करने से पहले उसका ये टेस्ट किया जाता है ताकि उसको पहले से HIV ना हो, पहले से उसका हेपेटाइटिस ना हो, लास्ट 3 मंथ में उसका मलेरिया ना हो,
तो ये सारी चीज़ें देखा जाता है, ठीक है। इसीलिए देखा जाता है ताकि उसके बाद जो भी ब्लड ले रहा है ना रिसीवर जो है, ताकि उसको ये डोनर से ये ब्लड तो दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड के साथ साथ डिजीज़ भी भेज दे, ठीक है। उसका कोई भी हक नहीं बनता कि ये ब्लड के साथ साथ डिजीज़ भी फ्री में रिसीवर को भेज सके, क्योंकि वो रिसीवर को जान बचाने के लिए ही तो ब्लड दे रहा है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको सारे डिजीज़ भी दे दो, ठीक है। इसीलिए सिलेक्शन ऑफ द ब्लड डोनर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है दैट इज़ कंपल्सरी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ई में आप लोगों को पूछा है कुम्स टेस्ट होता है, तो आप लोगों को पता होगा हमारा जो आरबीसी होते हैं, एरिथ्रोसाइट होते हैं, उसके सरफेस में क्या होते हैं एंटीबॉडी, जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद एंटीबॉडी हमारे बॉडी में भी प्रोडक्शन होता है। तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है ना, ये क्या करता है, ये एंटीजन को वेट करता है एंड इट अटैक देम, ठीक है। उसको लॉक कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं, उसको इन्वॉल्व कर लेता है, प्रोसेस ऑफ फागोसाइटोसिस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हमारे बॉडी में होते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारे ही एंटीबॉडीज हमारे ही ब्लड सेल को मान लेते हैं कि ये एंटीजन्स है, बाय मिस्टेक उनको लगता है ऐसा कि दीज आर द एंटीजन्स एंड दे अटैक देम। ऐसा कंडीशन में ये अगर ब्लड सेल को ऐसा क्या कर लेते हैं, उसको अटैक कर लेंगे, तो हमारे बॉडी में एनीमिया हो सकता है, क्योंकि आरबीसी हमारा इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये भी दो टाइप का होता है। ये इसमें आप लोगों का जो फ्री फ्लोइंग ब्लड में अगर वो घूम रहे हैं, उसको जाके एंटीबॉडी अटैक करता है तो ये होता है, या फिर आरबीसी के सरफेस के ऊपर जाके अटैक करता है, ब्लड सेल को अटैक करता है, तो भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग कुम्स टेस्ट करते हैं, दैट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट। नेक्स्ट पूछा है डीकैल्सिफिकेशन, वर्ड टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करना है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने के बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या होता है। डीकैल्सिफिकेशन, डी यानी कहीं पे भी अगर डी आप लोग देख रहे हो, इसका मतलब होता है रिमूव कर लेना। कैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम को रिमूव करना। कहाँ पे कैल्शियम होता है, क्वेश्चन तो ये आ गया। हमारे बॉडी में कहाँ पे आता है कैल्शियम, हमारे बॉडी में बोन्स में कैल्शियम रहता है। उनका एडवर्टाइजमेंट दिखाया नहीं जाता कि ये वाला हॉर्लिक्स, ये वाला बॉर्नविटा बोन स्ट्रेंथ करेगा, बोन मतलब ये सारी चीज़ें करता है। कैसे करता है, इसी से, ठीक है। तो बोन में हमारा कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि बोनी टिश्यू हमारा जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में बायोप्सी के लिए आता है, तो उसको ग्रॉसिंग करते टाइम, उसको सेक्शन कट करते टाइम हम लोगों को क्या क्या सारी चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। इतना हार्ड टिश्यू रहेगा, अगर हम लोग उसको कट कैसे करेंगे, बाई यूजिंग आवर नाइफ और स्काल्पेल, वट एवर यू आर यूजिंग, तो उसको नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। तो डीकैल्सिफिकेशन मतलब होता है कैल्शियम को रिमूव कर देते हैं ताकि वो सॉफ्ट बन जाए। उसके बाद हम लोग अच्छे से उसको कट करके सेक्शन कट कर सकते हैं, उसको ईजिली हम लोग माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो इसीलिए डीकैल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं, जैसे हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया और भी बहुत सारे डीकैल्सिफाइंग एजेंट हैं, वी आर यूजिंग दैट। उसके बाद क्या हो जाता है, डीकैल्सिफिकेशन हो जाता है। हम लोग उसको 2-3 दिन तक मेनली मिनिमम रख लेते हैं डीकैल्सिफाइंग एजेंट के अंदर वो टिश्यू को। उसके बाद ये क्या हो जाता है, डीकैल्सिफाई हो जाता है, कैल्शियम आयंस रिमूव हो जाते हैं एंड इट बिकम द सॉफ्ट, सो दैट वी कैन इजीली क्रॉस द टिश्यू, ठीक है। ये रहता है डीकैल्सिफिकेशन। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें लिख दिया होगा तो आप लोगों का पूरा मार्क्स आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं थोड़ा और आगे भी बात करेंगे। द प्रीकर्सर सब्सटेंस फॉर एपीओ एंटीजन ईच। प्रीकर्सर सब्सटेंस क्या होता है एपीओ एंटीजन के लिए? ऑप्शन आप लोगों को पूछा है एच एंटीजन एज वेल एज आई एंटीजन। क्या हो जाएगा आंसर इसका? हो जाएगा एच एंटीजन। जिन लोगों ने एच एंटीजन को किया है उन लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को 1 मार्क आपका फ्री में। नेक्स्ट पूछा है द ब्लू कलर ऑफ द एंटीसेरम ए इज ड्यू टू मिथिलिन ब्लू। एब्सोल्युटली नॉट, द करेक्ट आंसर विल बी ट्रिपन ब्लू। ट्रिपन ब्लू जो रहता है, ये आप लोगों का जो एंटीसेरम ए का कलर कैसा होता है? ए कलर होता है ना। ए एंटीसेरम ए का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है ना। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जब आप लोग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करते हो, सब लोग लेबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स हो तो सब लोगों को पता होगा ब्लड ग्रुपिंग कैसा होता है। ब्लड ग्रुपिंग में हम लोग एंटीसेरम ए, बी और कौन सा लेते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए थोड़ा सा मेरे को। ब्लू कलर होता है ट्रिपन ब्लू कलर होता है एंटीसेरम ए का। येलो कलर किसका होता है? अगर नहीं पता है जाके देख लीजिए अच्छे से कि ब्लड ग्रुपिंग कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है द फिक्सेटिव ऑफ चॉइस फॉर फ्रोजन सेक्शन इज। यहीं पे आ गया है डिफिकल्टी। तो जो मेनली पी चक्रवर्ती बुक में दिया गया है 10% फॉर्मल सलाइन, और उसके बाद बोर्डकर बुक में दिया गया है न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मालिन, और बाकी सारे एमसीक्यू बुक में न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मालिन दिया गया है। तो ये अभी तक ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा है,
तो मतलब डिपेंडिंग अपन द एग्जामिनर, मतलब कैसा इसका आंसर कौन से आंसर में मिलता है देखते हैं, या फिर कहीं और से कंफर्मेशन, क्योंकि दोनों बुक जो है अच्छे से ये दोनों आंसर दिया गया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ये अभी तक आई गेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला आंसर है, बट 60% लगता है कि न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन होगा इसका आंसर। ठीक है, जिन लोगों ने किया होगा देखते हैं मार्क्स मिलता है या फिर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ फाइनल पॉलिशिंग ऑफ द माइक्रोटर्म नाइफ्स। तो माइक्रोटर्मी के ऊपर से क्वेश्चन दिया है। माइक्रोटर्म नाइफ जो हम लोग यूज़ करते हैं, पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, ट्रिम कर लेते हैं टिश्यू ब्लॉक को, उसके बाद फाइनल सेक्शन कटिंग करते हैं। ठीक है, तो ट्रिम करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज होनिंग। तो पहले हम लोग ट्रिम करते हैं, तो ट्रिम करने के लिए कौन सा नाइफ यूज़ करते हैं और वो प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज होनिंग। लेकिन फाइनल यहाँ पे पूछा गया है फाइनल पॉलिशिंग ऑफ द माइक्रोटर्म नाइफ्स जो पूछा है, फाइनल पॉलिशिंग दैट इज द स्ट्रॉपिंग। द स्ट्रॉपिंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग ऑफ डोनर सेल्स विद पेशेंट सेरम इज नॉन एज। कंपैटिबिलिटी टेस्ट जब हम लोग करते हैं तो मेजर कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है, माइनर कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी होता है। तो ये पूछा है कि अगर ये डोनर का सेल्स ले रहे हैं, पेशेंट का सीरम ले रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी मेजर क्रॉस मैचिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्पोर्स आर लाइन्स रनिंग डैश अक्रॉस द टिश्यू सेक्शंस। तो जब आप लोग माइक्रोटोमी में सेक्शन टू वाटर वाला स्टेज में मेनली आप लोग बनाते हो रिवन सेक्शंस। ठीक है, रिवन सेक्शन जब बना रहे हो आप लोग माइक्रोटोमी में, वो वाला सेक्शन जो फाइनल सेक्शन कटिंग होता है, आप लोग उसको एक डिश में हॉट वाटर रख के उसके ऊपर रखते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को स्पॉट्स दिखाई देते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग थोड़ा सा और ज़्यादा हीटेड वाला वाटर यूज़ करोगे, हॉट वाटर यूज़ करोगे, तो इट विल द स्पॉट्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आप लोगों का पूरा जो होता है जो श्रिंक हो गया था थोड़ा सा टिश्यू, जो क्योंकि हम लोग को सिंगल लेयर ऑफ सेल्स देखना है राइट, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा क्या हो जाएगा ना, एक्सपैंड हो जाएगा। तो हम लोग को पूरा इजीली क्लैरिटी के साथ ईच एंड एवरी सेल्स वी कैन एग्जामिन इन द माइक्रोस्कोप, दैट्स वाई स्पॉट्स शुड बी रिमूव। ठीक है, तो ये स्पॉट्स मेनली जो होता है ये कौन से कैसे आता है, हॉरिजॉन्टल आता है, वर्टिकल आता है, डिपेंडिंग अपॉन द टिश्यू ब्लॉक आप लोग कैसे रखते हो, लेकिन मेनली ये वर्टिकली आता है राइट। वर्टिकली जिन्होंने सही किया होगा उनको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1% एसिड अल्कोहल इज एन एजेंट ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि क्लियरिंग के लिए हम लोग ज़ाइलिन यूज़ करते हैं राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द मिनिमम टाइम गैप बिटवीन 2 ब्लड डोनेशंस बाय अ डोनर इज 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ के बीच बीच में आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आप लोगों का फ्रेश ब्लड जो आरबीसी है ये फॉर्मेशन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द मोस्ट आइडियल मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन इज साहलिस एसिड हेमाटिन मेथड, सियानोमेथ हेमोग्लोबिन मेथड। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। साहलिस में क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर आई, जिसकी बोलते हैं एक प्रोवर्ब है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो वैसे ही आपको जो रेड कलर दिखेगा, मेरे को थोड़ा सा फेड दिखेगा, किसी और को थोड़ा सा कंसनट्रेटेड दिखेगा, थोड़ा सा हो सकता है ऐसा राइट। तो इसीलिए सियानोमेथ हेमोग्लोबिन मेथड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द एंटीकोएगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी इज। मेनली हम लोग स्पेरोसाइटोसिस देखने के लिए करते हैं आरबीसी के, तो ये जो ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट होता है इसके लिए हम लोग कौन सा एंटीकोएगुलेंट यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर का होता है वाइट, दैट इज द हेपरिन इज द आइडियल। ठीक है, लेकिन हम लोग ईडीटी लेकर कर लेते हैं, ऐसे नॉर्मली यूज़ हो जाता है, लेकिन हेपरिन इज द आइडियल। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, यहीं पे आप लोगों का हो जाता है खत्म। चलिए फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म में आप लोगों को पूछा है बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा है, वो भी 10 मार्क्स का, मतलब ईच क्वेश्चन एज कैरीज 2 मार्क्स। डीपीएक्स का फुल फॉर्म क्या है आप लोग फर्स्ट ईयर में ही आप लोगों को पता चल गया, ये सेकंड ईयर का एग्जामिनेशन है। डाइब्यूटाइल थालेट पॉलीस्टाइरीन ज़ाइलिन, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, FFP इन ब्लड बैंकिंग, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, EDT एंटीकोएगुलेंट, इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टेट। आप लोग देख सकते हो कितना इजी सा सवाल है पूछा है, कितना मतलब आप लोग देख पूरा इजी सा, अगर आप लोगों ने सही से उसको पढ़ा होगा तो आप लोगों को मतलब बहुत ही आप सब लोग जो है अच्छा सा मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो सिलेबस कैसा है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इन अपडेटेड सिलेबस। तो आप लोगों के जो आगे एग्जामिनेशन आएगा वो कैसा करके आएगा, कितना कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर है, आप लोग कितना सेटिस्फाइड हो अपने हार्डवर्क के लिए, अपने एफर्ट्स के लिए, अपने कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। ठीक है,
तो फिर चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।